सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स की अकाउंटिंग के रिगार्डिंग। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप इनकम टैक्स की अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं। इनकम टैक्स का जो पूरा कंप्लायंस होता है वो यूएस सीपीए के अकॉर्डिंग, मतलब यूएस गवर्नमेंट में आईआरएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस कोड के अकॉर्डिंग होता है। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी होती है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मैनेज करते हैं, वो एज़ पर यूएस गैप के अकॉर्डिंग होती है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी आप लोगों को पड़ सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। वेरी लॉजिकल चैप्टर है ये, बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरी, बेसिक थ्योरी पढ़ लेते हैं जब तक बाकी स्टूडेंट भी ज्वाइन करते हैं। ओवरव्यू को अंडरस्टैंड करते हैं। अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्स इन्वॉल्व बोथ इंट्रा पीरियड एंड इंटर पीरियड टैक्स अलोकेशन। व्हाट दे आर सेइंग, एक आपको इंट्रा पीरियड अलोकेशन करना है और एक इंटर पीरियड मतलब किसी दूसरे पीरियड पे जाकर टैक्स का अलोकेशन करना है। कैसे करेंगे ये आगे वाले आने वाले समय में सीखेंगे हम लोग। अभी बात करते हैं इंट्रा पीरियड अलोकेशन की। इंट्रा पीरियड अलोकेशन मैचेस ए पोर्शन ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। व्हाट दे आर यूजिंग द वर्ड प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स to applicable component of the net income and retained earnings। So सबसे पहले you have to understand that कि जो इनकम टैक्स का प्रोविज़न है, वो इनकम टैक्स का जो भी प्रोविज़न किया जाता है ना, वो एज़ पर टैक्स लॉ किया जाता है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स के की लाइबिलिटीज़ को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आपके यूएससीपीए के करिकुलम में रेगुलेशन चैप्टर है, वहाँ का नॉलेज लगेगा। लेकिन अभी आप केवल अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं, और इस पर्टिकुलर अगर हम बात करें सेगमेंट में, तो यहाँ आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना नहीं सिखाया जाएगा। यहाँ आपको सिखाया जाएगा कि जब आपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर लिया है तो इनकम टैक्स की अकाउंटिंग कैसे करेंगे फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसके बारे में आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं इंट्रा पीरियड अलोकेशन। अब इंट्रा पीरियड अलोकेशन क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा। इनकम फॉर फेडरल टैक्स पर्पस, तो यहाँ पर फेडरल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट होता है। इनकम फॉर फेडरल टैक्स पर्पस एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनकम फ्रीक्वेंटली डिफर। तो ये बात आपको बिल्कुल श्योरिटी से समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल डिफरेंट हैं। फेडरल टैक्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जब आप सेकंड सेगमेंट में आएंगे तब आपको आईआरएस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में नॉलेज मिलेगा। लेकिन अकाउंटिंग में रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर यूएस गैप आपको फॉलो करने थे, तो दोनों तरीके की अकाउंटिंग अलग अलग होती है। इनकम टैक्स में आपको जो इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा वो डिफरेंट तरीके से बनाना पड़ता है, फाइनेंशियल बुक्स में आपको अलग तरीके से बनाना पड़ता है। ऑब्वियसली इनकम फॉर फेडरल टैक्स पर्पस इज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिवेलिंग टैक्स लॉज, जो भी आपके कंट्री में टैक्स लॉज चल रहे हैं। वेयर इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनकम इज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द गैप। Therefore, a company's income tax expenses and income tax payable may differ. This is the word they are using. Company's income tax expenses and income tax payable may differ. तो यहाँ पर अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ ये लोग बोल रहे हैं कि आपको इनकम टैक्स एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स पेबल है, वो दोनों में क्या आता है, डिफरेंसेस आता है। वो डिफरेंसेस क्यों आते हैं उसको अभी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। बात करते हैं इनकम टैक्स एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स पेबल। इनकम टैक्स पेबल जो बनेगा ना, वो आपका बेसिकली टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग बनेगा। टैक्स लॉ, जो भी आप रिटर्न फाइल करेंगे इनकम टैक्स का, रिटर्न ऑफ इनकम, उसके ऊपर आपको जो भी टैक्स का रेट है, जो भी टैक्स लॉ के प्रोविज़न है, आपको उसके अकॉर्डिंग निकालना है इनकम टैक्स पेबल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टैक्स प्रोविज़न। और जो टैक्स एक्सपेंसेस होता है ना, वो बेसिकली होता है एज पर
फाइनेंशियल बुक। तो इनकम टैक्स का जो एक्सपेंसेस होगा वो और इनकम टैक्स पेबल होगा वो बहुत, दोनों में डिफरेंस आते हैं। वो डिफरेंसेस क्यों आते हैं उसको हम अभी समझने वाले हैं। इनकम टैक्स एक्सपेंसेस वर्सेस इनकम टैक्स पेबल। इनकम टैक्स पेबल का जो कैलकुलेशन है वो एज पर द टैक्स स्ट्रक्चर फेडरल टैक्स के अकॉर्डिंग उसके नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को कंसीडर करते हुए आपको करंट पीरियड में, करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको टैक्स लायबिलिटी क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है। तो दोनों में डिफरेंस आएगा, उसको हम पढ़ेंगे। इनकॉन्ग्रुइटी यूज इज कॉज्ड बाय टेम्परेरी डिफरेंस इन टैक्सेबल एंड और डिडक्टेबल अमाउंट एंड रिक्वायर इंटर पीरियड टैक्स अलोकेशन। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है टेम्परेरी डिफरेंसेस। जो ये दोनों इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स पेबल और इनकम टैक्स एक्सपेंसेस में डिफरेंस आएगा ना, तो उसके कुछ रीजंस होंगे। एक वर्ड आ रहा है टैक्सेबल एंड डिडक्टेबल। टैक्सेबल मतलब उसको हम इनकम में उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, डिडक्टेबल मतलब उसके कारण हम हमारी टैक्सेबल इनकम को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे वर्ड एक आ रहा है टेम्परेरी डिफरेंसेस। और जब कभी भी टेम्परेरी डिफरेंसेस आएगा तो वो इंटर पीरियड टैक्स अलोकेशन होगा। उसमें क्या होगा, टेम्परेरी अगर डिफरेंस है तो अगर आपका टेम्परेरी डिफरेंस है तो एक बात ध्यान रखिए, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, इंटर पीरियड टैक्स अलोकेशन। इंटर पीरियड टैक्स अलोकेशन। सो यहां पर आपको इंटर पीरियड टैक्स अलोकेशन की जरूरत पड़ेगी। अब सर ये टेम्परेरी डिफरेंस क्या होते हैं ये हमने अभी समझना है। टेम्परेरी डिफरेंस को भी हम आपको धीरे से समझाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोगों को लगेगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है टेम्परेरी डिफरेंस। तो आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेरी डिफरेंस के कारण हमें कुछ अलोकेशन करना पड़ेगा जो कि इंटर पीरियड हो सकते हैं। अब हम समझते हैं सर इंट्रा पीरियड क्या होता है। इंट्रा पीरियड टैक्स अलोकेशन, इंट्रा पीरियड टैक्स अलोकेशन इन्वॉल्व apportioning the total tax provision for financial accounting purpose in a period between the income or loss from, what they are saying कि जो आपका टैक्स प्रोविज़न आया है ना, टैक्स प्रोविज़न, टैक्स प्रोविज़न का अलोकेशन इज रिक्वायर्ड। तो कहाँ अलोकेशन रिक्वायर्ड है, फॉर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्पस के लिए चार चीज़ों में। देखिए जब कभी भी किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है तो उसके अंदर आती है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज। जब कभी भी आप कोई अकाउंटिंग करते हैं और अकाउंटिंग के प्रिंसिपल में अगर किसी प्रकार का कोई चेंज होता है तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। फिर उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो आपको इन अलग अलग सेगमेंट में क्या करना पड़ेगा, इस टैक्स प्रोविज़न को अलोकेट करना पड़ेगा। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि इनकम फ्रॉम कंटिन्यूस ऑपरेशन में टैक्स का क्या इम्पैक्ट है। कि अगर मान के चलिए मेरी जो टैक्स के प्रोविज़न है वो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से कितने हैं, मेरी जो टैक्स की प्रोविजनिंग है, टैक्स की जो लायबिलिटी है वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से कितनी है, मेरे टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे कितना है, और मेरे टैक्स का इम्पैक्ट ऑन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितना है। तो जब इनकम बनती है तो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक बनती है नेट अर्निंग, नेट अर्निंग, और सेकंड चीज़ जो बनती है वो आपकी बनती है OCI। तो नेट अर्निंग और OCI में दोनों में डिफरेंस होता है, और OCI क्या होता है और नेट अर्निंग क्या होता है, इट्स ए पार्ट ऑफ अनदर चैप्टर। अभी आप ध्यान रखिए कि इनकम जब बनती है ना, इनकम स्टेटमेंट, तो उसके अंदर दो ब्रॉडली कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट जब भी आप बनाएंगे तो उसमें नेट अर्निंग और OCI का कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको क्या करना है, टैक्स प्रोविज़न को इन अलग अलग भागों में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है।
OCI में कौन कौन सी इनकम आती है, लाइक पेंशन से रिलेटेड कोई चेंजेस हों, अनरियलाइज गेन ऑन अवेलेबल फॉर सेल डेट सिक्योरिटीज, फॉरेन ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट हमने उस दिन पढ़ा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक क्रेडिट रिस्क ये आगे आएगा, इफेक्टिव पोर्शन ऑफ कैश फ्लो है ये भी हम पढ़ चुके हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस आपका प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट की अकाउंटिंग में आएगा, कंपोनेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी भी अलग पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें अलग डिस्कस होंगी, यहाँ इसका रोल नहीं है, बस यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपको टैक्स प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा, अलोकेशन करना पड़ेगा डिफरेंट कंपोनेंट। एनी अमाउंट नॉट अलोकेटेड टू कंटिन्यू ऑपरेशन इज अलोकेटेड टू अदर इनकम स्टेटमेंट आइटम्स। तो अगर मान के चलिए कोई आइटम्स को हम कंटिन्यू ऑपरेशन में अलोकेट नहीं कर पाते हैं तो उसको अदर इनकम में क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे, और शेयर होल्डर इक्विटी पोर्शन में भी हम उसको अलोकेट करने वाले हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी लेटर ऑन आपको क्लियर होंगी, अभी आप इस पर ध्यान थोड़ा सा कम दीजिए। नाउ जो असली पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एक्सपेंसेस allocated to continue operation is the tax effect of pre-tax income or loss from continuing operation plus minus the tax effect of change in। अब वो बोलना चाह रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स का जो एक्सपेंसेस हैं, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, उसके ऊपर आपको कुछ चीज़ों के इफेक्ट देने हैं, कुछ आइटम्स के इफेक्ट देने हैं। लाइक टैक्स लॉ में कभी किसी प्रकार का कोई चेंज आ जाता है। अब एक वर्ड आ रहा है एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट, तो पहले आपको डेफर्ड टैक्स असेट भी समझाना पड़ेगा। टैक्स स्टेटस ऑफ द एंटिटी, टैक्स स्टेटस ऑफ द एंटिटी का मतलब हुआ अभी आपका जो असेसमेंट हो रहा था एज ए इंडिविजुअल हो रहा था, हो सकता है कि आपका फिर मिड ऑफ द ईयर आपने कॉरपोरेशन में कन्वर्ट कर लिया, तो इनके कारण आपके टैक्स एक्सपेंसेस में क्या है, कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ता है। नाउ अब इस पैरा को आपको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आने वाले जो लेक्चर है अगला 45 मिनट्स, इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस करने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इंटर पीरियड टैक्स अलोकेशन, व्हाट द वर्ड दे आर यूजिंग, इंटर पीरियड टैक्स अलोकेशन, मतलब यहाँ पर जो टैक्स का अलोकेशन है वो किसी दूसरे पीरियड में जाकर होगा, उस पीरियड में नहीं होगा। आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है। इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो IRS टैक्स कोड के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटर पीरियड टैक्स अलोकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू मैचिंग प्रिंसिपल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैचिंग प्रिंसिपल। अब इसके लिए छोटा सा 11-12 का नॉलेज होना चाहिए। 11-12 क्लास में आप लोग पढ़ते होंगे मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल मतलब अगर एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कोई इनकम हो रही है, कोई रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो उसके साथ में उस इनकम को जनरेट करने से रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी उसी ईयर में क्या किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल 11th क्लास का पहला चैप्टर है ये, जो इंडिया के बच्चे हैं, जो इंडिया में जिन्होंने पढ़ा है। The amount of current and future tax related to event that have been recognized in the financial accounting income। आपको अब थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज लगने वाली है, लेकिन आने वाले समय में समझ में आएगा। अब कुछ वर्ड आ रहे हैं, करंट ईयर टैक्सेस वर्सेस फ्यूचर ईयर टैक्सेस। करंट ईयर टैक्सेस का मतलब है पेबल और रिफंडेबल। या तो आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल आ सकती है, या ऑलरेडी आपने अगर एडवांस टैक्स डिपॉजिट कर दिया है तो आपका एसेट निकल आ सकती है, तो दैट इज कॉल्ड रिफंडेबल। एक वर्ड आ रहा है फ्यूचर ईयर टैक्सेस। जब फ्यूचर ईयर जो टैक्सेस होंगे ना, वो दो रीजन से अराइज होंगे, डेफर्ड टैक्स और डेफर्ड लाइबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब इस टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं। DTA एंड DTL, this is called future tax, future year taxes। what they are saying, ये जो आपके हैं ना फ्यूचर ईयर के क्या है टैक्सेस,
अब हम आपको थोड़ा सा और लेमन टर्म में समझाने की कोशिश करेंगे, जो कि बिल्कुल थोड़ा सा लीक से हटके लेमन टर्म में। मान के चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टैक्स का प्रोविज़न है, जो टैक्स लायबिलिटी है, वो हमेशा टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो बनाए जाते हैं एज पर गैप। तो दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन है। बुक्स ऑफ अकाउंट का जो प्रिपरेशन होता है वो एज पर यूएस गैप के अकॉर्डिंग है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी बनाने के लिए हमने आईआरएस के प्रोविज़न को फॉलो करना है। तो जब यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज में रहता है, कन्फ्यूज हो जाता है कि अकाउंटिंग यूएस गैप के अकॉर्डिंग हो रही है और टैक्स लायबिलिटी एज पर आईआरएस के रूल से निकल रही है, तो उसको ये बातें समझ में नहीं आती। तो इन दोनों को रिकनसाइल करने का एक तरीका होता है डीटीए और डीटीएल। अभी हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान के चलिए 2020 में आप खड़े हैं, ईयर 2020, और आपने अपनी फाइनेंशियल बुक्स बनाई ली। फाइनेंशियल बुक्स आप बना चुके हैं और आपने अपनी प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया कि हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई और हमारा प्रॉफिट सपोज डेट $50,000 आता है। हमारा प्रॉफिट कितना आया? $50,000 आया एज पर द गैप। ये हमारा गैप के अकॉर्डिंग है। अब क्या होता है कि इनकम टैक्स जो है ना, फेडरल टैक्सेशन, वो प्रॉफिट बोलता है कि प्रॉफिट हम गैप के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम तो चलेंगे आईआरएस के अकॉर्डिंग। इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के कोड होते हैं, कोड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? अपने प्रॉफिट को बताना पड़ेगा। तो मान के चलिए वो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसको या तो इनकम नहीं मानते हैं, हो सकता है फाइनेंशियल बुक्स में उसको इनकम मान लिया हो, तो दोनों के प्रॉफिट्स में क्या आ जाता है? डिफरेंसेस आ जाता है। दोनों के प्रॉफिट्स में डिफरेंस आ जाता है। तो आईआरएस ने सपोज दैट प्रॉफिट बताया 60,000 और फाइनेंशियल बुक्स जो प्रॉफिट डिस्क्लोज कर रही है वो सपोज दैट $50,000 है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ गया $10,000। अब इस डिफरेंस को दो भागों में बांटा जाएगा। एक होगा आपका परमानेंट और एक आपका होगा टेम्पोररी। अब ये टेम्परेरी डिफरेंस, अभी मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट हम लोग 50,000 डिस्क्लोज कर रहे हैं, लेकिन आईआरएस की बुक्स में हम लोग जो प्रॉफिट डिस्क्लोज कर रहे हैं वो $60,000 डिस्क्लोज कर रहे हैं। अब ये डिफरेंसेस के दो कॉज हो सकते हैं, एक तो होता है परमानेंट रीजन और एक हो सकता है टेम्परेरी। ये परमानेंट क्या होता है और टेम्परेरी क्या होता है, इसको हमने समझना है। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि आईआरएस के रूल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट अलग निकलता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो गैप बनाए उसके अकॉर्डिंग क्या है? प्रॉफिट्स अलग निकलता है। लेकिन हम इन जो डिफरेंसेस हैं उसको ही हमने यहाँ पर क्या करना है? एनालिसिस करना है। सो यहाँ पर बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्री टैक्स गैप इनकम। प्री टैक्स गैप इनकम, ये जो हमारी इनकम है, अभी इसमें टैक्स तो नहीं लगा ना, तो हमारी प्री टैक्स गैप इनकम कितनी है? $50,000। और हमारी प्री टैक्स आईआरएस इनकम कितनी है? 60,000 है। इन टैक्सेबल इनकम ऑल डिफरेंस आर आइदर परमानेंट डिफरेंस और टेम्पोररी डिफरेंस। तो यहां पर ध्यान रखिए, या तो परमानेंट डिफरेंसेस हो सकते हैं या टेम्परेरी हो सकते हैं। तो परमानेंट डिफरेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब आप बड़ा ध्यान रखना, मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूँ परमानेंट डिफरेंस के लिए। परमानेंट डिफरेंस के लिए अगर हम बात करें, डिफरेंस विच permanent difference which arise in one period but reversal in
coming years, which can be reversible, मैंने यार वो लिख दिया है, difference which arise in one period but reversal which can be reversal in coming years. दिस इज कॉल्ड परमानेंट डिफरेंस. तो परमानेंट डिफरेंस के बारे में हमने बात किया कि ऐसे डिफरेंस जो कि एक पीरियड में अराइज होते हैं बट दूसरे ईयर में क्या हो सकते हैं, रिवर्सल हो सकते हैं. टेक का एग्जांपल ले लेते हैं. अभी मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल इनकम लिखा. हेलो. हाँ जी बोलिए सर ये टेम्पररी डिफरेंस होगा ना या परमानेंट होगा? टेम्पररी, मैं गलत लिख दिया, सॉरी. बिल्कुल सही बोले आप, टेम्पोररी. क्योंकि टेम्परेरी है तभी तो रिवर्सेबल है, सॉरी. तो टेम्परेरी डिफरेंस विच अराइज इन वन पीरियड बट विच कैन बी रिवर्सल इन कमिंग ईयर्स. हम एग्जांपल लेते हैं. ये हमारी गैप की इनकम है और ये हमारी IRS मतलब इनकम टैक्स है ना. मान के चलिए अभी यहाँ पर हमने $40,000 की इनकम ले ली और यहाँ पर भी हमने भी $40,000 की इनकम ले ली. एक एसेट थी $10,000 की, हमने बाय करी हुई है. IRS के लिए रूल है कि वो मार्क्स करके, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा जब आप टैक्सेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मार्क्स करके एक मेथड होती है डेप्रिसिएशन के लिए, मार्क्स, MARCS. और US गैप हो सकता है डेप्रिसिएशन के अलग मेथड यूज़ कर रहा हो. तो मैं एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान के चलता हूँ कि गैप ले रहा है SLM और मान के चलिए IRS ले रहा है WDV फॉर अ टाइम बिंग. सो यहाँ पर रेट हो सकता है 10% हो और इनकम टैक्स में रेट जो है वो सपोज डेट 15% है. तो ये 10,000 की एसेट्स थी, तो हम यहाँ पर कितना माइनस कर पाएंगे? अभी 10,000 के ऊपर अगर 10% लें तो 1,000 माइनस कर पाएंगे और यहाँ पर हम कितना माइनस कर पाएंगे? 1,500. तो यहाँ पर इनकम आ गई आफ्टर डेप्रिसिएशन 39,000. यहाँ पर मेरी इनकम आ गई 38,500. तो दोनों में जो डिफरेंस है वो अभी $500 का है. ये अराइज कब हो गया? सपोज दैट ये 2020 में अराइज हो गया. दैट हैज़ बीन अराइज्ड इन 2020 बट विच इज़ केपेबल टू रिवर्स इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर, इन सब्सिक्वेंट ईयर. सो मुझे बताइए ऑन अ हायर साइड मैं हर इन एनी केस हाउ मच डेप्रिसिएशन आई कैन क्लेम ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ द एसेट्स. कितना डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं पूरी इंटायर लाइफ ऑफ एसेट्स में? 100% सर. 10,000 से ज्यादा तो नहीं कर सकता ना दोनों केसेस में. अरे गैप में भी आने वाले समय में मैं 10,000 रुपीज़ ही डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा और IRS में ही चार्ज करूंगा. तो अभी जो डिफरेंसेस है अभी हो सकता है गैप में कम लग रहा है लेकिन आने वाले समय में IRS में कम लगना शुरू हो जाएगा. ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जो आपका इनकम टैक्स में अभी हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि US गैप में डेप्रिसिएशन ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कम लग रहा होगा. सो ऐसा डिफरेंस विच कैन बी रिवर्सेबल इन द फ्यूचर कमिंग इन ईयर, इट्स कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस या टेम्पररी डिफरेंस भी इसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टेम्पररी या टाइमिंग डिफरेंस भी आप इसको कह सकते हैं. विच कैन बी अराइज इन वन पीरियड बट विच कैन बी रिवर्सेबल इन कमिंग ईयर्स. तो ये एक डेप्रिसिएशन हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? टेम्पररी डिफरेंस. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. SLM जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वहां पे प्रीपेड का कॉन्सेप्ट होता है, प्रीपेड रेंट. अगर आपने कोई रेंट पे कर दिया, मान के चलिए अगले साल का भी रेंट पे कर दिया, आपने 15,000 का रेंट पे कर दिया और इसमें से 3,000 प्रीपेड था, तो IRS जो US गैप है ये प्रीपेड है. आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको एक्सपेंडिचर कितने मानने देगा, कितने एक्सपेंडिचर अलाउ करेगा? अगर आउट ऑफ 15,000 है 3,000 इज प्रीपेड है तो इसका मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में
हम लोग कितने अमाउंट की एक्सपेंसेस की डिडक्शन ले सकते हैं? तो ये 12,000। तो यहाँ पर अगर 40,000 है, 40,000 में से मैंने 12,000 माइनस किया ना, तो यहाँ पर मेरी इनकम आ गई 28,000। लेकिन आईआरएस क्या बोलता है? बोलता है कि जितना आपने पेमेंट कर दिया ना, चाहे करंट ईयर का हो चाहे आगे का ईयर का, हमें कोई मतलब नहीं, आप सीधे माइनस कर दो जिस ईयर में आपने पेमेंट किया। ये कितना माइनस करवा लेगा? तो यहाँ पर आपकी इनकम कितनी दिखेगी? 25,000 की। ये तो हो गया 2020 में। लेकिन जब 2021 में आएंगे, मान के चलो अगले साल कोई रेंट नहीं दिया हमने, अगले साल हमने प्रॉपर्टी जितना यूएस गैप में कितने रेंट की इंटरेस्ट की डिडक्शन ले लेंगे, कितना एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा 2021 में? 3,000। गैप में तो 3,000 माइनस करोगे, आईआरएस में कितना माइनस करोगे? इसमें कुछ नहीं करेंगे। इसमें कुछ नहीं करेंगे, नील होगा ना, यहाँ पे नील होगा। तो बताइए ये जो डिफरेंस अभी आया था, कितने का डिफरेंस आया था दोनों इनकम में? 3,000 रुपये का डिफरेंस था ना 2020 में। लेकिन आने वाले समय में वो क्या हो गया है? रिवर्सल हो गया है कि नहीं? रिवर्सल अब अगले साल आप देखेंगे, अगर मान के चलिए अगले साल भी इनकम 40,000 ही होती, सपोज दैट यहाँ पर, तो गैप में 40 में से 3 गए तो 37,000। लेकिन यहाँ पर आईआरएस में कितने दिखाते? 40,000 ही इनकम दिखाते। तो लास्ट ईयर आईआरएस में कम थी, यूएस गैप में ज़्यादा थी। नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे आईआरएस में ज़्यादा है और यूएस गैप में कम है। तो डिफरेंस जो है अगर आगने वाले समय में रिवर्सल हो जाए, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी डिफरेंस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेरी डिफरेंस की डेफिनेशन में कवर करते हैं। समझ में आ गया टेम्परेरी डिफरेंस कि नहीं आया? तो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। टेम्परेरी डिफरेंस आर आइटम ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस दैट मे बी इंटर इनटू प्री टैक्स गैप फाइनेंशियल इनकम इन द पीरियड बिफोर दे इंटर इनटू टैक्सेबल इनकम। अब देखिए इसमें क्या बोला उन्होंने, एनी इनकम और एक्सपेंसेस दैट मे बी इंटर इनटू प्री टैक्स गैप फाइनेंशियल इनकम। प्री टैक्स गैप फाइनेंशियल इनकम इन द पीरियड बिफोर दे इंटर इनटू टैक्सेबल इनकम। अब मुझे बताइए यहां पर हमने वो जो इनकम थी, इनकम या एक्सपेंसेस, हमने कहां पर इंटर कर लिया पहले? अगर हमने उसको गैप में इंटर कर लिया, हो सकता है कि वो टैक्सेबल में बाद में इंटर हो, या इंटर प्री टैक्स गैप इनकम इन द पीरियड आफ्टर दे इनकम इनटू टैक्सेबल इनकम। तो मुझे बताइए जब मैंने यहाँ पर डिडक्शन लेने की बात करी तो मैंने आईआरएस में पहले डिडक्शन ले ली, लेकिन मैंने गैप में बाद में ली। मतलब या तो मैं डिडक्शन आईआरएस में पहले ले लूँ, गैप में बाद में ले लूँ, या गैप में पहले ले लूँ या बाद में आईआरएस में ले लूँ। दोनों प्रकार के जो रीज़न हैं वो टेम्परेरी डिफरेंसेस के कॉज हैं। ये समझ में आ गया आपको? तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो या तो पहले किसी एक ईयर में गैप में मिल रहे हैं लेकिन अगले ईयर में आईआरएस में मिल रहे हैं, या इस ईयर में आईआरएस में मिल रहे हैं अगले ईयर में गैप में मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर पीरियड एडजस्टमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर पीरियड एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो ये लाइन आप बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए, इंटर इनटू प्री टैक्स गैप फाइनेंशियल इनकम इन ए पीरियड बिफोर द इंटर इनटू टैक्सेबल इनकम, enter into pre-tax gap financial income in a period after they enter into taxable income। ये बात किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं समझ में आई हो। अब हम बात करते हैं कि सर इसके क्या और एग्जाम्पल हो सकते हैं। सो यहां पर आप देखिए टेम्परेरी डिफरेंसेस अफेक्ट द डेफर्ड टैक्स। क्या बोल रहे हैं कि जो टेम्परेरी डिफरेंस होंगे वही किसको अफेक्ट करेंगे आपके। तो ध्यान रखिए कि आपका जो डेफर्ड टैक्स आएगा दैट विल बी अफेक्टेड बाई ओनली टेम्पोरेरी डिफरेंस। ध्यान रखना
ये बात आपको बिल्कुल रट लेनी चाहिए कि जो आपका टेम्परेरी डिफरेंस है वही डेफर्ड टैक्स है, उसी के कारण DTA बनेगा या DTL बनेगा। बस ये बात याद रख लेना। इसका मतलब सर आप कहना चाह रहे हैं कि परमानेंट डिफरेंस के कारण, जो परमानेंट डिफरेंस है उसके कारण नो DTL नो डेफर्ड टैक्स। सीधी बात मैं कहूँ तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए नो डेफर्ड टैक्स, उसके कारण आपका कोई डेफर्ड टैक्स नहीं आएगा। परमानेंट डिफरेंस है तो देयर विल बी नो डेफर्ड टैक्स कॉन्सेप्ट। अब परमानेंट डिफरेंस क्या होते हैं वो आने वाले समय में समझेंगे। आइटम दैट आर फर्स्ट रिकॉग्नाइज फॉर टैक्स पर्पस विल बी इवेंचुअली बी रिकॉग्नाइज फॉर गैप पर्पस, वाइस वर्सा। आइटम दैट आर फर्स्ट रिकॉग्नाइज फॉर द टैक्स पर्पस विल इवेंचुअली be recognized for gap purpose, therefore the difference are temporary and will eventually turn around। सर ये इतनी भारी लैंग्वेज लिख दी, क्या करें, क्या कहना चाह रहे हैं? आइटम दैट आर फर्स्ट रिकॉग्नाइज फॉर द टैक्स, ये तो पढ़ लिया हमने। दीज टेम्परेरी डिफरेंसेस अफेक्टेड फ्यूचर पीरियड एंड रिक्वायर ए लायबिलिटी फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट और एसेट्स फॉर फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट। दो वर्ड आ रहे हैं, फ्यूचर टैक्सेबल और फ्यूचर डिडक्टेबल। अब ध्यान रखना, आपने राकेश वो पढ़ा होगा इनकम का प्रॉफिट ज़्यादा, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, आपने शायद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 पढ़ा होगा वाइल योर CA जर्नी। अब वो चेंज हो चुका है, अब हो चुका है वो IAS 12। तो यहाँ पर वर्ड आ रहे हैं फ्यूचर में, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो टैक्सेबल होगा या डिडक्टेबल होगा। तो अगर टैक्सेबल होगा ना तो DTL बनेगा, और डिडक्टेबल होगा तो DTA बनेगा। अब हमें समझना है कि सर टैक्सेबल और डिडक्टेबल क्या होता है। टैक्सेबल मतलब फ्यूचर में टैक्स लायबिलिटी आ सकती है, फ्यूचर में टैक्स लायबिलिटी आ सकती है, दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल। फ्यूचर में टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है इस डिफरेंस के कारण। ड्यू टू दिस डिफरेंस, फ्यूचर में अगर डिडक्टेबल है ड्यू टू दिस डिफरेंस, तो बताइए यहां पर फ्यूचर में टैक्सेबल है कि फ्यूचर में डिडक्टेबल है? डिडक्टेबल है सर, डिडक्टेबल है। फ्यूचर में डिडक्टेबल है क्योंकि अभी आपने क्या कर दिया है, टैक्स भर दिया है। आप सोचो ना, या तो और आसान तरीका, पर अगर वो आसान तरीका मैंने बता दिया ना तो अब रट लोगे और वो आसान तरीका कई बार फेल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट 100% प्रूफ नहीं है ये, लेकिन फिर भी अगर मैं ये बता दूंगा तो फिर आप बोलोगे सर आपने ऐसा बोला था, लेकिन ये 95% वर्क करता है, 100% वर्क नहीं करेगा। बता दूं कि यही मेथड समझ में आ गई आपको, हैं? क्या बोलते हो आप लोग? ये बात समझ में आ गई? नहीं, ये वाली बात समझ में आ गई है तो वो नहीं बताता हूँ क्योंकि उससे कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। अगर ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई है, आप ऐसा सोचो, अगर किसी डिफरेंस के ऊपर आपने आज टैक्स दे दिया, आज टैक्स दे दिया और फ्यूचर में नहीं देना पड़ेगा, तो दैट विल बी योर एसेट्स और दैट विल बी योर लायबिलिटी। एसेट, वो एसेट्स बनेगा। तो और अगर जिसके ऊपर फ्यूचर में टैक्स देना है, आज नहीं दिया है, फ्यूचर में टैक्स देना आज नहीं दिया है, वो क्या है तुम्हारे लिए? DTL है। अब मुझे बताइए यहाँ पर जो आप डिफरेंस ला रहे थे 1.5 लाख और 1,20,000, डिफरेंस क्या है? 30,000। 30,000। इस 30,000 की आइटम को हम फाइनेंशियल बुक्स में क्या बोलते हैं? अक्रूड की अनर्ड इनकम। ये तो अनर्ड इनकम है ना। अगर आपके बेसिक फंडे क्लियर नहीं है ना तो फिर आपको USCPA में बड़ी दिक्कत आने वाली। अनर्ड इनकम, टैक्सेबल इनकम, अनर्ड इनकम, अनर्ड इनकम। अब ये जो 30,000 है फ्यूचर में टैक्सेबल है कि टैक्सेबल है क्या, मुझे बताइए। ये फ्यूचर में टैक्सेबल थोड़ी है, इसके ऊपर तो हम आज ही टैक्स भर चुके हैं। हमने टैक्स किसके हिसाब से भर दिया? 1.5 लाख के ऊपर भर दिया ना, 1,50,000 की, जबकि हमको भरना किसके ऊपर चाहिए था? इसके ऊपर भरना चाहिए ना, एज पर US गैप भरना चाहिए, लेकिन हमने भर इसके हिसाब से दिया, जो तो एक्स्ट्रा टैक्स भर दिया, दैट इज कॉल्ड DTA। तो
तो मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक भी बता देता हूँ, प्रॉफिट बेस वाला। जो बच्चे रटने वाले हैं कई बार कर लेते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये 100% प्रूफ नहीं, क्योंकि चेंज हो गया कॉन्सेप्ट। अगर आपका बुक प्रॉफिट, बुक मतलब गैप प्रॉफिट लिख लेता हूँ, ये 100% वर्क नहीं करेगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं। अगर आपका जो गैप का प्रॉफिट है ना वो ग्रेटर देन IRS है, तो आपका हमेशा हमेशा क्या बनेगा बता सकते हैं? DTA बनेगा कि DTL बनेगा? DTL बनेगा। और अगर आपका गैप का प्रॉफिट लेस देन IRS है तो हमेशा DTA बनेगा। अब आप कंपेयर करके देखिए, आपका गैप प्रॉफिट कितना था? गैप का प्रॉफिट था आपका 1,20,000, और IRS का प्रॉफिट कितना था? 1.5 लाख। तो आपने क्या करा, जो इनकम 1,20 थी फाइनेंशियल बुक्स में, आपने टैक्स भर दिया। IRS का ज़्यादा है तो यहाँ आपकी क्या बन गई? 30,000 की क्या बन गई? DTA बन गई है। 30,000 पे जो टैक्स लगेगा वो है ना DTA। हाँ, उसके ऊपर ये टेम्परेरी, इसके ऊपर जो टैक्स का अमाउंट होगा, सपोज दैट टैक्स की अमाउंट 30% है, क्योंकि है ना एक्चुअली क्या है कि इंडिया में 30% 20% का कॉन्सेप्ट है, अमेरिका में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, फ्लैट का कोई रेट ही नहीं है वहाँ पे। वो आप पढ़ेंगे रेगुलेशन जब आप पढ़ेंगे, इसलिए मैं लिख नहीं रहा था यहाँ पे 30%, लेकिन फॉर्स मान के चलिए कि 30% में आप कवर होते हैं। तो 30%, तो इसका मतलब सर 9,000 की मेरी क्या बन गई? DTA बन गई। ये बात आप रटने वाले बच्चे रट लें, लेकिन ये जगह कई जगह फेल हो जाएगी। ये किसी ज़माने में हुआ करता था, ये इंडियन कंसेप्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, ये हम किसी ज़माने में होता था, लेकिन ये रूल आज भी थोड़ा बहुत सिमिलर है। क्योंकि पहले जब चला करता था तो वो इनकम के बेसिस पे DTA DTL निकालते थे, अब हम बैलेंस शीट अप्रोच पे चलते हैं। तो आपको मैंने जो सही टर्म लिए, मैंने रटने वाले बच्चों के लिए बताया है जिनको नहीं समझ में आता हो, लेकिन क्वेश्चन तो करना है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर फ्यूचर में टैक्सेबल है तो DTL, और फ्यूचर में अगर कोई चीज़ डिडक्टेबल है तो DTA। दिस इज द प्योर लॉजिक, इसी के ऊपर आपको चलना है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग है, मैं पहले बोल रहा हूँ। These temporary difference affect future period and require liability for future taxable amount and future deductible amount. These should be recognized in the financial statement until the difference turn around completely. अब ये लाइन का मतलब है कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस DTA DTL को तब तक दिखाना है जब तक ये टर्न अराउंड ना हो जाए। क्या ना हो जाए? टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब हो सकता है कि इस साल हमारा कितना बना है? DTA बना है ना 9,000 का, अगले साल हो सकता है 9,000 का DTL बन जाए। तो ये टर्न अराउंड हो गया कि नहीं? DTA DTL मिला के क्या हो गया? नेट कितना हो गया? नील हो गया। तो अगले साल ये क्या हो सकता है? रिवर्सल हो जाए। तो जब तक ये पूरी तरीके से टर्न अराउंड नहीं हो जाएगा, दैट विल बी शो इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिस शुड बी रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंटिल द डिफरेंस टर्न अराउंड कंप्लीटली। comprehensive allocation, the assets and liability method, sometime referred to us as the balance sheet approach. जो अप्रोच का नाम मैं बोल रहा था, दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट अप्रोच, इज रिक्वायर्ड बाई गैप फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अलोकेशन. अंडर कॉम्प्रिहेंसिव अलोकेशन, इंटर पीरियड टैक्स अलोकेशन इज अप्लाइड टू ऑल टेम्परेरी डिफरेंसेस. द assets and liability method require that either income tax payable or deferred tax liability recorded for all tax consequence of the current period. तो आपको सारे पीरियड में क्या करना है? उसके डेफर DTL या DTA को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है. Accounting for inter-period tax allocation. The total income tax expenses or benefit for the year is the sum of current income tax expenses and deferred income tax expenses or benefit. इसका मतलब सर जो करंट एक्सपेंसेस होगा ना, वहाँ पे क्या लिख रहे हैं वर्ड? आप अगर वर्ड देखेंगे, टोटल इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, जो बनेगा ना
वो बनेगा आपका करंट टैक्स के कारण बनेगा, और उसमें या तो ऐड होगा या लेस होगा। DTL ऑब्लिक DTA, दैट विल बी योर टोटल इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। तो करंट टैक्स हमेशा निकाला जाएगा एज पर द टैक्स लॉ, एज पर द टैक्स लॉ। तो मुझे बताइए मेरे इस एग्जांपल में टोटल इनकम टैक्स एक्सपेंसेस कितना आना चाहिए? अगर इनकम टैक्स की रेट 30% है तो मेरे इस एग्जांपल में मेरा टोटल इनकम टैक्स एक्सपेंसेस कितना होना चाहिए? अगर इनकम टैक्स की रेट 30% 150 पे 150 पे 30%, मतलब 30% इनकम टैक्स की रेट है, तो हाउ मच इज माय टोटल इनकम टैक्स एक्सपेंसेस? सर करंट टैक्स तो निकाल दो ना आप सीधे। 45 सर। ये मेरा 45 करंट टैक्स हो गया, और मेरा DTA बना था कि DTL बना था? TT DTA बना था। ए बना था ना, ए, तो ए माइनस हो जाएगा ना, एसेट से एक्सपेंसेस कम हो जाता है। तो माय करंट, जरा इनकम टैक्स का रेट गैप प्रॉफिट पे लगाओ, कितना आता है? जल्दी लगाओ, गैप के प्रॉफिट पे इनकम टैक्स का रेट लगाओ। नहीं है। 20 पे 30%। इसलिए आप जब कभी किसी कंपनी की बैलेंस शीट में DTA और DTL देखते होंगे ना तो ऐसे दिखाई देता। अब यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताइए, कंफ्यूज हो जाएगा कि पूरा तरीके से चीजें को समझ जाएगा? अब आप बताइए मैचिंग कॉन्सेप्ट पूरा हो गया कि नहीं हो गया? एक यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा के देखा कि यार, नॉर्मल इंसान लगा के देखेगा कि यार प्रॉफिट कितना कमाया कंपनी ने, बोले 1,20,000। कंपनी में बोले इंडिया में, सपोज दैट इंडियन कंपनी मान के चल रहे हैं, US कंपनी, बोले इंडिया में टैक्स कितना लगाया? बोले इंडिया में, बोले कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेट रेट 30% है सर। बोले ठीक है, 1,20,000 का प्रॉफिट है, 30% माइनस करना जरा कितना आता है? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होना चाहिए? 84। अब जबकि ये 36,000 का जो रेट लगा है, ये जो नेट, ये जो टैक्स का रेट है, ये तो हमने IRS के अकॉर्डिंग ले लिया, लेकिन हमने उसमें से क्या कर दिया, फ्यूचर में होने वाला जो हमने आज ये डिसीजन पे कर दिया, उसको आज हमने दिखा दिया। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को हमने पूरा कर दिया कि अगर हम इसी के ऊपर 30% से टैक्स लगाते तो वो आता 36,000। तो 1,20,000 माइनस 36,000 देखा जाए तो करंट ईयर की इनकम तो 1,20 ही है ना। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिस ईयर की इनकम जितनी उतना ही उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए ना। तो नेट इनकम कितनी आ गई आपकी? मैं आपको डिटेल लेके चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनल कोर्स में, लेकिन यहाँ तक आपको बस समझाने के लिए था। मैं भावुक होकर कई बार CA फाइनल समझ लेता हूँ कि CPA क्लास है ये। तो यहाँ पर आपको ये मैंने सिखाया, बताने की कोशिश की कि यहाँ आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको DTA को प्लस करना पड़ता है, प्लस करना इन द सेंस अगर करंट टैक्स में से माइनस करना पड़ता है, ऐसा समझ लो। करंट टैक्स में से DTA माइनस होता है और DTL क्या होगा? प्लस होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई नहीं आई? तो दिस इज कॉल्ड टेम्परेरी डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस। सो DTA और DTL कब बनेगा? जब डिडक्टेबल है, जब फ्यूचर में डिडक्टेबल है तो दैट विल बी ए DTA, और फ्यूचर में अगर टैक्सेबल है तो दैट विल बी ए DTL। करंट इनकम टैक्स एक्सपेंसेस बेनिफिट इज इक्वल टू इनकम टैक्स पेबल और रिफंडेबल फॉर द करंट ईयर एज डिटरमाइन ऑन द कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 1120। ये आप IRS में पढ़ेंगे कि जब इंडिविजुअल अपना रिटर्न फाइल करते हैं
तो 1040 होता है, और जब कॉर्पोरेट अपने इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते हैं तो फॉर्म नंबर 1120 होता है। तो वो कॉर्पोरेट टैक्स में आपको ये बता रहे हैं। डेफर्ड इनकम टैक्स एक्सपेंसेस बेनिफिट इज इक्वल टू द चेंज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट्स अकाउंटेड ऑन द बैलेंस शीट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर टू द एंड ऑफ द करंट ईयर। दस टोटल इनकम टैक्स एक्सपेंसेस बेनिफिट कैन बी, यहाँ आपको नीचे बताया हुआ है उन्होंने, करंट इनकम टैक्स पेबल और रिफंडेबल एज डिटरमाइन ऑन द कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न प्लस माइनस चेंज इन द डेफर्ड इनकम टैक्स और असेट लायबिलिटी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। देखिए यहाँ पर लिखना बिगिनिंग टू एंड में जो चेंज आ रहा, हो सकता है शुरू में DTL बनाओ, अब DTA बन गया है। तो मुझे बताइए, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ मेरा ओपनिंग बैलेंस DTA था 70,000 और मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया DTL 90,000 और मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स सपोज दैट 1,50,000 था और मेरा करंट टैक्स अगर 25,000 है, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आना चाहिए, जैसे मैंने ये निकाला है। चलिए कैलकुलेट करके अपने अपने आंसर भेजिए मुझे राइट नाउ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1.5 लाख। सर आपने सीधे ही तो बता दिया, लेस करंट टैक्स तो आपने दे ही दिया है, तो वो तो सीधे माइनस करो। तो करंट टैक्स तो हमने कितना दिया था, 25,000। अब सर या तो DTL बनेगा या तो DTA बनेगा। तो अभी हम देखते हैं कि हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस किसका लिखा है, DTA लिखा था, कितना लिखा मैंने 70,000, लेकिन मैंने नीचे DTL कर दिया, ध्यान रखना। क्लोजिंग बैलेंस 90,000। तो DTA से DTL कब बनेगा, इसका मतलब पहले DTA पूरा रिवर्स हुआ होगा। अरे DTL कैसे पहुंचोगे आप, DTA पूरा रिवर्स हुआ होगा और उसके बाद भी DTL बना, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर का मेरा जो DTL है वो कितना बना हुआ होगा, 160,000। 1,60,000। तो आई शुड, मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा करंट टैक्स में। अब इसमें मत ऐड कर देना, नहीं तो हल्ला हो जाएगा। DTL, तो इसका मतलब मेरा जो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस कितना है, इसका मतलब सर यहां तो आपका लॉस आ गया। समझे कि नहीं समझे, ये तो किसी के ऊपर से तो नहीं गया, ये सर क्या कर दिया आपने, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा, हैं? यहाँ तो लॉस आ गया सर। अरे DTL क्लोजिंग कैसे आएगा जब तक DTA पूरा रिवर्स नहीं हुआ होगा, सो आ नहीं सकता। तो दैट्स वाई वो क्या कह रहे हैं, इसलिए तो वो लाइन का मतलब मैंने समझाने की कोशिश की थी, चेंज इन द डेफर्ड इनकम टैक्स असेट्स और लायबिलिटी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो यहाँ पर चेंज कितना हुआ है, कितना चेंज हुआ है, 160,000। 160 का चेंज हुआ। सबको समझ में आ गया ये बात। तो इजिकल टू आ गया आपका टोटल इनकम टैक्स एक्सपेंसेस और बेनिफिट। तो करंट इनकम टैक्स जो निकलता है हमेशा ध्यान रखना किसके ऊपर निकलेगा, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग निकलेगा, और उसके ऊपर आप डेफर्ड टैक्स असेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्या देंगे, इम्पैक्ट आप देने वाले हैं। अब इस चार्ट को आपको ऐसा समझने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको इसमें बता दिया। टोटल टैक्स एक्सपेंसेस फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करंट टैक्स प्लस और माइनस, है ना, प्लस और माइनस डेफर्ड टैक्सेस। तो करंट टैक्स में DTL प्लस होगा कि माइनस होगा,
करंट टैक्स में add ऐड होगा। होगा और Add DTA होगा। क्या होगा, माइनस होगा, ये ध्यान रखना। जी। द CP एग्जामिनर्स frequently provide an incorrect calculation of financial statement income times the current tax rate. This is an incorrect method to determine the total expenses for the following reason. Use of financial statement income is incorrect. Use of current tax rate ignore future changes to enhance. तो वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि वो लोग गलत तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, हमें इस पास की का इतना रिलेवेंस नहीं है। जो मैंने आपको मेथड बताई आप उससे करेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस परमानेंट डिफरेंस। अब परमानेंट डिफरेंस तो ऐसा होगा जो कि कभी भी रिवर्सल ही नहीं होता है। ए परमानेंट डिफरेंस इज ए ट्रांजेक्शन दैट इफेक्ट्स ओनली इनकम पर बुक्स और टैक्सेबल। मतलब या तो वो गैप में ही टैक्सेबल अलाउ है या IRS में अकेले, दोनों में नहीं है, गैप और IRS। जैसे मान के चलिए यहां पर अगर हम एग्जांपल लें, IRS जो है ट्रेजरी बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है ट्रेजरी US गवर्नमेंट के जो है, उस इनकम को एग्जम्प्ट करता है। क्या करता है, एग्जम्प्ट, मतलब उसके ऊपर टैक्स लेने से मना कर देता है। लेकिन गैप में हर प्रकार की इनकम को क्या काउंट किया जाता है, प्रॉफिट तो है ना। तो यहां पर आप देखिए, अगर मान के चलिए जो गैप है और ये आपका IRS है, तो गैप इनकम बता रहा है 50,000, IRS बता रहा है 75,000, मान के चलिए, सॉरी ये भी 50,000 बता रहा है। अब इस इनकम में एक 10,000 की इनकम एक बॉन्ड इंटरेस्ट जुड़ी हुई है, तो IRS बोल लेगा कि यार उसके ऊपर तो हम टैक्स लेते ही नहीं, वो एग्जम्प्ट है, US गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया, तो हमारी इनकम कितनी है, 40,000, और यहाँ कितनी है। क्या IRS इन फ्यूचर में कभी उस बॉन्ड इनकम के ऊपर टैक्स लेने वाला है आपसे? जो इस साल एग्जाम जो हमेशा के लिए एग्जाम्प्ट है, तो ये फ्यूचर में कभी आने नहीं वाली। फ्यूचर में क्या IRS में कभी टैक्सेबल होने वाली है, नहीं होने वाली है। तो ऐसे डिफरेंस जो कि या तो गैप में अकेले रिकॉर्ड होते हो या IRS में रिकॉर्ड होते हैं। अगर वॉयलेशन ऑफ लॉ करके कोई पेनल्टी पे कर दी आपने, तो IRS मना करता है कि आपने वॉयलेशन ऑफ लॉ किया, उसकी पेनल्टी पे करी है, वो एक्सपेंडिचर नॉन डिडक्टेबल है। लेकिन गैप बोलता है कि यार अगर आपने बिजनेस के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर किया, वो किसी भी प्रकार का हो, वी हैव टू रिड्यूस फ्रॉम अवर प्रॉफिट। सो ऐसे डिफरेंसेस जो कि या तो US गैप में ही अलाउड हैं या IRS में अलाउड हैं, दोनों में किसी एक में अलाउड हैं, ऐसे डिफरेंसेस के कारण जो डिफरेंसेस आएगा दैट इज कॉल्ड परमानेंट डिफरेंस। और परमानेंट डिफरेंस के कारण ना तो DTA बनेगा और ना ही DTL बनेगा। ए परमानेंट डिफरेंस इज ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट ओनली इनकम पर बुक्स और टैक्सेबल इनकम बट नॉट बोथ। इनकम टैक्स एक्सपेंसेस फॉर पीरियड इज कैलकुलेट ओनली ए टैक्सेबल आइटम, फॉर एग्जाम्पल टैक्स एग्जम्प्ट इंटरेस्ट, म्युनिसिपल एंड स्टेट बॉन्ड्स। तो जो म्युनिसिपल स्टेट बॉन्ड्स होते हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। is included in the financial income but it is excluded in the computing income tax expenses. In fact, in effect, permanent difference create discrepancies between taxable income and financial accounting income that will never be reversed. That will never reverse. ध्यान रखिए, जो permanent difference होते हैं that will never be reverse. वो कभी भी रिवर्स नहीं होंगे। तो जब जो चीज़ रिवर्स ही नहीं होने वाली, जिसका टेम्परेरी डिफरेंस ही नहीं है, उसके कारण कभी भी DTA और DTL नहीं बनेगा। सर ये लेकिन टैक्स में तो हर साल कुछ ना कुछ अपडेट होती है। सम टाइम कुछ कोई चीज एग्जैम्प्ट है इस साल, अगले साल वो टैक्सेबल भी हो ऐसा नहीं सकती होता। है। तो उस साल उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो नहीं हमने क्या देखा। बोला सर, जो इस साल एग्जाम, क्या वो जो पीछे एग्जम्प्टेड थी, क्या अगले साल उस पीछे वाली इनकम को टैक्सेबल कर देंगे क्या? यार नहीं सर, लॉ टैक्स अरे अमेंडमेंट हो गया तो अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होते हैं ना भैया, प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल। रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कैसे ले आओगे तुम कि जो इनकम हमने एग्जम्प्ट कर दी थी US में वो पीछे के 50 सालों में क्या उनसे टैक्स ले लोगे तुम? रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं आते, प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स आते हैं। ठीक है सर। तो एग्जांपल जैसे दिए परमानेंट डिफरेंस के, आर आइदर नॉन टैक्सेबल नॉन डिडक्टेबल, स्पेशल टैक्स अलाउंस एग्जांपल और टैक्स एग्जम्प्ट इंटरेस्ट। Excuse me, sir. हाँ जी, retrospective amendment ABC company reported $2 lakh pre-tax financial income. Included in the income was 10,000 of life insurance premium policies on which corporation is beneficiary and interest income on the municipal bond. तो अगर हम यहाँ पर देखें
कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड द टैक्स एक्सपेंसेस फॉर एबीसी कंपनी अज्यूमिंग 21% ऑफ द टैक्स रेट। क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड द टैक्स एक्सपेंसेस। तो आप अगर दोनों का कंपेयर करके देखेंगे कि टैक्स रिटर्न है, यहाँ पर म्युनिसिपल इंटरेस्ट जो है इसकी कोई डिडक्शन नहीं दी है, सॉरी उसकी कोई इनकम को कंसीडर नहीं किया गया है। लिख रहे ना इंटरेस्ट ऑन म्युनिसिपल बॉन्ड जो आपको मिला है, क्योंकि वो इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है तो उसको कोई इनकम में कंसीडर नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर अपने फाइनेंशियल बुक्स में उसको कंसीडर किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स में ऐसा कोई रूल नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर बेनिफिशियरी कॉर्पोरेट है तो उसकी कोई डिडक्शन मिलती हो, तो परमानेंट डिफरेंस है। यहाँ पे उसकी डिडक्शन ले ली तो यहाँ पे 2 लाख का आया, लेकिन आपको टैक्स किसके हिसाब से भरना है? 2 लाख के हिसाब से भरना है या 1,60,000 के अकॉर्डिंग भरना है? योर टैक्स लाइबिलिटी एज पर टैक्स रिटर्न और योर टैक्स लाइबिलिटी एज पर इनकम स्टेटमेंट। टैक्स रिटर्न। तो टैक्स As per tax returns. तो आपका जो टैक्स एक्सपेंसेस आएगा वो 33,600 सीधे आ जाएगा, 21% ऑफ दिस। अब यहाँ पर एंट्री, जनरल एंट्री के बारे में सिखाया गया आपको। नोट दैट देयर आर नो डेफर्ड टैक्स रिजल्टिंग फ्रॉम द टेम्परेरी डिफरेंस एंड दैट द इनकम टैक्स एक्सपेंस, इनकम टैक्स लायबिलिटी आर द सेम। सो यहाँ पर सीधे आपको एक एंट्री पास करना है। ये जनरल एंट्री होती है करंट टैक्स की, दिस इज द एंट्री ऑफ करंट टैक्स। तो इनकम टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 33,600 टू टैक्स लायबिलिटी आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर ली 33,600, और जब आप इसको पे कर देंगे तो 33,600 को इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, आप कहाँ डाल लेंगे इसको? पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वहां पर आपने इसको क्या कर देना है? पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। नाउ टेम्परेरी डिफरेंस किसको बोलते हैं? तो हमने उसको पढ़ लिया है। टेम्परेरी डिफरेंसेस आर द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स बेसिस ऑफ ए एसेट और लायबिलिटी एंड इट्स रिपोर्टेड अमाउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट विल रिजल्ट टैक्सेबल। अब देखिए, जो मैंने आपको इनकम अप्रोच बताई ना, वो यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। वो मैंने आपको बताया था कि वो रटने वाली फिगर। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है टैक्स बेस, मतलब कि आप सोचिए टैक्स बेस क्या बोल रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन द टैक्स बेसिस ऑफ एन एसेट्स और लायबिलिटीज। टेम्परेरी डिफरेंस आर द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स बेसिस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इन रिपोर्टेड अमाउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट विल रिजल्ट डिडक्टेबल और टैक्सेबल। अब इसको समझते हैं। आपने वो एग्जांपल लिया था मैंने, 1,50,000 और 1,20,000। तो यहां पर जो 30,000 था दिस इज द टैक्स बेस, दिस इज द, अगर हम बात करें तो यहां पर जो अनअर्न्ड रेवेन्यू था, अनअर्न्ड रेवेन्यू, ये अनअर्न्ड रेवेन्यू था ना आपकी फ्यूचर में, और यहां पर उसका क्या है? 0 होगा बेस। यहां पे तो अनअर्न्ड रेवेन्यू नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहां पर है क्या कोई अनअर्न्ड रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट? 0। तो ये जो 30,000 है लायबिलिटी है, ये आपकी बुक्स में क्या है? लायबिलिटी है, और यहां पर तो कोई है ही नहीं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी डिफरेंस। अब ये टेम्परेरी डिफरेंस डिडक्टेबल है या टैक्सेबल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका DTA और DTL। अगर ये टेम्परेरी डिफरेंस जो है टैक्स बेसिस और द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर ये फ्यूचर में डिडक्टेबल है तो दैट विल बी एसेट, और अगर फ्यूचर में ये टैक्सेबल है तो दैट विल बी योर लायबिलिटी। अमाउंट इन फ्यूचर ईयर व्हेन रिपोर्टेड अमाउंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज रिकवर्ड और सेटल्ड रिस्पेक्टिवली। तो मैंने आपको वो तरीका बताया जिससे आपको DTA और DTL को क्या करना है। अब उन्होंने ट्रांजेक्शन दिए, व्हाट आर द ट्रांजेक्शन विच इज कॉज द टेम्परेरी डिफरेंस। तो एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल इतने ही नहीं हो सकते, हजारों हो सकते हैं। रेवेन्यू एंड गेन दैट आर इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम, रेवेन्यू और गेन that are included in taxable income after they have been included in financial income which resulted DTL। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने कब इनकम करना है उसको, हमने उसको हमारी इनकम में कब शामिल करना है, जब हम उसके पहले किस में शामिल कर चुके हैं? फाइनेंशियल इनकम में उसको शामिल कर चुके। रेवेन्यू एंड गेन दैट आर इंक्लूडेड टैक्सेबल इनकम बिफोर दे आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल इनकम विच रिजल्ट इन द डेफर्ड टैक्स एसेट्स।
फाइनेंशियल इनकम में रिकॉर्ड होने से पहले वो किस में रिकॉर्ड हो चुकी है, टैक्सेशन की बुक्स में रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये वही एग्जांपल है कि टैक्सेशन की बुक्स में हम ऑलरेडी 30,000 को रिकॉर्ड कर चुके हैं। ऐसी इनकम विच हैज़ बीन प्री रिकॉर्डेड इन प्रायर टू रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल बुक्स। सर फाइनेंशियल बुक्स में तो नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होगी, बट हमने टैक्सेशन की बुक्स में करंट ईयर में रिकॉर्ड कर लिया। दैट्स वाई दिस इज द डिफरेंस जो है, इसके कारण जो डिफरेंसेस आया है, दैट इज कॉल्ड DTA। तो यहाँ हमारी क्या बनेगी, वो DTA बनेगी। एक्सपेंसेस और लॉसेस में भी, एक्सपेंसेस और लॉसेस डिडक्टेबल फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम आफ्टर दे हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनकम। मतलब पहले फाइनेंशियल में रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन उसमें हम बाद में करने वाले हैं। वाइस वर्सा, जो कि आप पहले टैक्स में रिकॉर्ड कर चुके हैं, बाद में फाइनेंशियल में करेंगे, या जो फाइनेंशियल में पहले कर चुके हैं या टैक्स में बाद में करेंगे। ये रीजंस होते हैं टेम्परेरी डिफरेंसेस के। ये उसका नटशेल बताया गया। इसको 2 मिनट आप ऑब्जर्व कीजिए बस। आपको अपना दिमाग लगाना भी बहुत ज़रूरी है। वो कहना चाह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम फर्स्ट। 2020 में अगर हमने फाइनेंशियल इनकम में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर गैप अगर किसी इनकम को कंसीडर कर लिया, लेकिन टैक्सेशन में हम लेटर ईयर में करना चाहते हैं, तो दैट विल बी योर DTL। लॉजिक बिहाइंड है, हमने टैक्स भर दिया होगा एज पर IRS, जबकि हमने कम भर दिया होगा, हमको ज़्यादा भरना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल में प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, टैक्स में कम दिख रहा है, तो हमने कम टैक्स भरा होगा, फ्यूचर में ज़्यादा भरना पड़ेगा, दैट विल बी योर DTL। जब आपकी फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा आने वाली है यहाँ पे, तो जैसे एग्जांपल दिया उन्होंने इंस्टॉलमेंट सेल्स। अब मुझे बताइए इंस्टॉलमेंट सेल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पर है, गैप में है कि वहाँ पे गैप में है इंस्टॉलमेंट सेल्स, गैप में सर। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग वर्सेस कंप्लीटेड अकाउंटिंग, परसेंटेज वर्सेस कंप्लीटेड मेथड। अगर आपने कोई रेवेन्यू को परसेंटेज बेसिस पे रिकॉर्ड कर लिया है और किसी कॉन्ट्रैक्ट को आपने कंप्लीटेड बेसिस पे रिकॉर्ड कर लिया, इक्विटी मेथड। तो वो ये आपको बस एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहते हैं कि अगर आपने कोई इनकम को पहले अपनी फाइनेंशियल बुक्स में पहले रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन आपने अगर टैक्सेशन की बुक्स में बाद में रिकॉर्ड किया है, दैट विल बी योर DTL। एंड वाइस वर्सा, अगर आपने इनकम टैक्स में पहले रिकॉर्ड कर लिया लेकिन फाइनेंशियल ईयर में बाद में करा है, तो दैट विल बी योर एसेट। जैसे प्रीपेड रेंट आपने खर्चा कहाँ पे बुक कर लिया है, आपने टैक्सेशन में पूरा खर्चा रिकॉर्ड कर लिया होगा, लेकिन आपने फाइनेंशियल बुक्स में भी पूरा खर्चा नहीं माना है, तो आपने अपनी इनकम को पहले रिकॉर्ड कर लिया। सो आपको देखना पड़ेगा कि आपने कहाँ पहले इनकम टैक्सेबल कर दी। द IRC यूजेस द टर्म प्रीपेड, गैप यूजेस द टर्म ऑफ अनअर्न्ड इनकम। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे रटने वाली बात बताई ना, इसलिए तो मैंने बताई थी कि आप लोग उसको रट भी सकते हो, लॉजिक नहीं लगाना चाह रहे हो तो, लेकिन रटोगे तो भूलोगे। अब पहले कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, अगर गैप में पहले टैक्सेबल हो गया है तो DTL बनेगा, गैप में बाद में टैक्सेबल हुआ तो सर DTA बनेगा। बस उल्टा याद कर लो, या तो ऐसा तरीका। अब जो बच्चे याद करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, वैसे याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं ये, क्योंकि एग्ज़ाम में याद करने वाले के हाल बुरे हो जाएंगे, वहाँ याद नहीं आएगा आपको। मैं याद आऊँगा, अरे सर कहाँ याद करवाते थे, समझाया भी है मैंने आपको, पहले बता दे रहा हूँ। ऐसे ही वो कहना चाहते हैं फाइनेंशियल में आपने एक्सपेंसेस पहले पे कर मान लिए, टैक्स में आपने एक्सपेंसेस बाद में करे। तो सोचो अगर आपने फाइनेंशियल बुक्स में एक्सपेंसेस पहले मान लिए तो आपने इनकम को रिड्यूस कर दिया होगा और टैक्स की इनकम को बढ़ा दिया होगा। जब टैक्स की इनकम को बढ़ा दिया है तो फ्यूचर में आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, करंट ईयर में ज़्यादा पे कर चुके हैं, दैट विल बी योर एसेट। वाइस वर्सा, समझ गए आप लोग? जो मैंने लॉजिक बताया उससे भी अगर आप समझेंगे। आज कृतिका की आवाज़ नहीं आ रही, क्या बात है? कोई